अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आर एस मुलीकन और फ्रेडरिक हिंज ने पेश की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी से पहले आप पढ़ चुके हैं। वो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देने से काफी रही थी। जैसे वेस्पर थ्योरी हमें ये नहीं बताती कि बॉन्ड कैसे बनता है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन हमें बहुत आसान तरीके से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता देती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं बताती कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और उसके अलावा वो हमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी नहीं बताती, और हमें ये भी नहीं बताती कि कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा और कौन सा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं वो अच्छी तरह क्लियर करनी है, जिनमें सबसे पहले है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? एक ऐसा ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली वन न्यूक्लियस। इन एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लियस के जेर असर होते हैं, ये उसके जैसे रिवॉल्व करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होता है जिसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा न्यूक्लियस या एटम्स के जेर असर होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, या इन विच electrons are influenced by two nuclei। ये सिंपल में अगर आप देखना चाहें, क्योंकि आपने दो डाइटॉमिक मॉलिक्यूल से ज्यादा नहीं पढ़ने, तो आप इस चीज को डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी तरह के होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसकी जो बुनियाद है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एब्रीविएशन हम यूज करते हैं एओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने, ये बड़ी अहम बात है, ये ज़हन में रखिएगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और एक और अहम बात कि जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें से हाफ की एनर्जी पेरेंट से कम और रिमेनिंग हाफ की एनर्जी पेरेंट से ज्यादा होगी। यानी 50% ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स will have lower energy and 50% will have higher energy than parent atomic orbitals। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कितनी तरह के हो गए? वो हो गए जी दो तरह के। एक जिनकी एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है हायर एनर्जी देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इनको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या ए बी एम ओ। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिंबल हमने लिखा एम ओ। तो जो रिमेनिंग हाफ की एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी उनको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी एब्रीविएशन है बी एम ओ, यानी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों होता है? Why 50% of molecular orbitals have high energy and 50% have lower energy than parent atomic orbitals? इसकी वजह है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये दो बातों की बुनियाद बनाकर चलती है। एक ये जिनमें से एक ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आर वेव लाइक, यानी किसी भी कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना, फॉर एग्जांपल वन ऐसा तो आप लोग इससे पहले पढ़ते हैं कि जी इस तरह सर्कुलर पाथ है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अगर घूम रहे हैं तो इसी तरह घूमता चला जा रहा है। जबकि हेजनबर्ग ने कहा था कि क्या कहते हैं उसे, डी ब्रोगली ने कहा, डी ब्रोगली ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो वेव लाइक पाथ अडॉप्ट करते हैं ये इस तरीके से। और ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो फिक्स होती है, यानी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज मतलब फिक्स्ड एनर्जी। तो जब वेव्स जो वो ओवरलैप करती हैं तो आप लोग जानते हैं कि दो किस्म की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। नंबर एक, पहली ओवरलैपिंग ये है कि जो ऑर्बिट जो उनकी फेज है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते रहे कि अगर दो वेव्स हैं वो इस तरह है, वो इस तरह ओवरलैप करती हैं, जहाँ एक की क्रस्ट है दूसरे की भी क्रस्ट हो, जहाँ एक की तरफ है दूसरे की भी तरफ, तो ये क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसके नतीजे में मोर स्टेबल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और अगर आउट ऑफ फेज जो वेव्स है वो आउट ऑफ फेज ओवरलैप करें इस तरीके से, जहाँ एक की तरफ से दूसरे की तरफ हो, जहाँ एक की तरफ है दूसरे की तरफ हो, तो ये होता है आउट ऑफ फेज। तो ये कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके नतीजे में जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है और उनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो किस तरह करते हैं, ये अभी फोर्स एस ऑर्बिटल, दो एस ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करेंगे? जब ये ओवरलैप करेंगे तो जाहिर है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एस ऑर्बिटल। और इनकी ओवरलैपिंग इस तरह होगी, इसमें आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो साइड पर है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सेंटर में है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में होती है तो वो दोनों न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनता है या ज्यादा स्टेबिलिटी आती है और एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सिचुएशन कहलाती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो साइड्स पर होती है और न्यूक्लियस जो है वो आमने सामने आ जाते हैं। जब न्यूक्लियस सामने सामने आते हैं तो रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ भी जाती है और अनस्टेबिलिटी भी आती है। तो ये हो गया जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ऐसी इंटरफेरेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम जो है वो दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में है। जब इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज ऑन दी साइड नॉट इन दी सेंटर, और दोनों न्यूक्लियस के दरमियान फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है और एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे उनकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है और अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। ये कहलाते हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो रीजन है दो न्यूक्लियस के दरमियान जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम या जीरो होती है उसको हम कहते हैं नोड। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नोड क्या होते हैं? दो न्यूक्लियस के दरमियान वो स्पेस या रीजन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है उसका हम नोड कहते हैं। ये हो गया जी, जो एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो जिस सिचुएशन बनती है ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो भी 50% कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 50% रिस्पेक्टिव इंटरफेरेंस यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हासिल होंगे। ये हो गया जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके नतीजे में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसके नतीजे में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले एंटी बॉन्डिंग की तरह वो सेंटर में आमने सामने आ गया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड्स पर है, दोनों न्यूक्लियस रिपेल करेंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद है जी पी वाई और पी वाई या पी जी और पी जी, ये दोनों के नतीजे में ओवरलैपिंग के नतीजे में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, इसलिए इनमें से किसी एक का भी हम बना दें तो काफी है समझने के लिए। तो हम इसका पी एक्स का बनाते हैं, ये पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल तो ओवरलैपिंग करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग इस तरह के, और बॉन्डिंग जो है वो अच्छा, अगर आप गौर करें तो इसके जो पी वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग है ये इनसे डिफरेंट किस लिहाज से कि जिनका बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में नहीं है, सेंटर ये यहाँ नहीं है, बल्कि जो दोनों न्यूक्लियस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई, उसके अबव और बिलो है। अगर ये बिल्कुल सेंटर में होते जिस तरह यहाँ थे तो ये मोर इफेक्टिवली दोनों न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो है, एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं बना और ये कमजोर बॉन्ड के नतीजा होता है इसमें, और क्या होता है पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली सेंटर में थी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो पी वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग से कमजोर बॉन्ड बनते हैं जिनको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। और इसके अगर एंटी बॉन्डिंग पे अगर आप देखें, इसके हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखें तो उसमें भी नोड्स हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड पर है, नतीजा एनर्जी का इंक्रीज और इंस्टेबिलिटी। ये था जी डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने के नतीजे में बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी, और वो स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में है या साइड पर है, सेंटर में है या साइड पर है, जबकि पी वाई और पी जी के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होती, तो उनका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो उतना स्टेबल नहीं होता जितना पी एक्स और एस का होता है, और उनका एंटी बॉन्डिंग में एक से ज्यादा नोड्स है, इस वजह से वो भी ज्यादा अनस्टेबल है। एमओटी में अपनी चीजें याद रखनी है कि एस और एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, जबकि पी एक्स और पी एक्स के केस में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इसकी वजह आप जानते हैं कि जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते वक्त हेड टू हेड हो तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड, जबकि पी वाई से ओवरलैप करे या पी जी से ओवरलैप करे तो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। ये दोनों बनते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग, जबकि पाई बॉन्ड बनता है जब ऑर्बिटल साइडवेज होते हैं या पैरेलल होते हैं, साइडवेज और पैरेलल होते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल आपको पता ही है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं,
ये क्या है, ये हेड टू हेड है। तो बॉन्ड सिग्मा बनेगा या पाई, ये ऑर्बिटल्स की पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, ये दो चीजें इससे पहले ना वेस्पर थ्योरी ने इनको टच किया, डिस्कस किया, ना ही इनको हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इनको डिस्कस किया था। मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जब किसी स्पीशीज को गैसियस स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो मैग्नेट की तरफ हल्का सा अट्रैक्ट हो, तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाती है। तो स्पीशीज which are slightly attracted towards external magnetic field। ठीक है जी, और इसकी वजह क्या है, हर वो स्पीशीज जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो स्पीशीज दे हैव वन और मोर unpaired electrons. For example, O2, B2, O2 plus 1, O2 minus 1। ठीक है जी, ये पैरामैग्नेटिक है और इनके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम एमओटी डायग्राम बनाएंगे मॉलिक्यूल्स की तो वो तब आप देखेंगे। फिर जी डायमैग्नेटिक, लव में डाय में देखिए दो है, दो मतलब पेयर। तो डायमैग्नेटिक वो स्पीशीज होती हैं जिनके पास स्पीशीज है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे आर स्लाइटली repelled by external magnetic field। ठीक है जी, जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके पास भी हैं, लेकिन उसके अलावा उनके पास एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी होते हैं, यानी एक ऑर्बिटल में कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इनके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड होते हैं। और इनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इनको हल्का सा रिपेल करती है। इसके एग्जांपल में F2, C2, N2, O2, 2 नेगेटिव, O2, 2 पॉजिटिव वगैरह शामिल है। ठीक है जी, बॉन्ड ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि किस स्पीशीज के पास कितने, कौन सी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, कौन सी डायमैग्नेटिक है, या किसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसके बॉन्डिंग में है या वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है। ये भी सवाल आ जाता है एमसीक्यू में। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। जैसे आपने पढ़ा दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान एक बॉन्ड होता है, दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, दो नाइट्रोजन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, और दो हीलियम एटम के दरमियान जीरो बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर से आपको पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल में एटम के दरमियान बॉन्ड बना है भी है या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि आपस में बॉन्ड ही नहीं बना। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो आप पहले एमओटी डायग्राम बनाएंगे, वो भी हमने बनाई ली, वो क्योंकि इसके बाद आनी है, तो हम एमओटी डायग्राम बनाते हैं और एक्चुअल क्वेश्चन भी वही आता है कि ड्रॉ दी एमओटी डायग्राम ऑफ N2, B2, F2। 5 मॉलिक्यूल हैं जो आपके सिलेबस में है, जिसमें C2, B2, F2, N2 और O2 जो बोर्ड के एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट।
तो पहले आप डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, और फिर डायग्राम से ही देखते हैं कि जो डायग्राम बनी है उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं या नहीं है। तो उसकी बुनियाद पे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हम प्रैक्टिकली मालूम कर सकते हैं। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि कैसे आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाएंगे तो 5 चीजें आपको लाजमन बनानी है जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एमओटी डायग्राम बनानी है, ये समझने के लिए हम बना रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल है, तो सिंपल से आप चीजें सीखते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों के 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। सबसे पहले आपने बनानी है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने क्या करना है, आपने एमओटी डायग्राम बनानी है। उसके लिए आप क्या करें, पेज के 2 साइड से लाइन ड्रॉ कर लें। ये एक्चुअली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ की जाती है, लेकिन क्योंकि हम एनर्जी कैलकुलेशन नहीं कर रहे इसलिए हमें ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है। वैसे तो इसको ड्रॉ करने से पहले हमें सबकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी मालूम करनी पड़ती है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इस तरफ हम एक हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे और राइट साइड पर हम दूसरे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और सेंटर में हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 1s की एनर्जी इतनी है, दूसरे हाइड्रोजन के 1s की एनर्जी भी जाहिर है बिल्कुल उतनी ही होगी, क्योंकि एक एलिमेंट के तमाम एटम्स हर लिहाज से आइडेंटिकल होते हैं। अब जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और रूल के मुताबिक जो हमने पहले पढ़ा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करें उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 50% जो वो क्या होंगे, 50% होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और रिमेनिंग 50% एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये ओवरलैप हुए, ये हम डायग्राम से ये लाइंस हैं, ये बताने के लिए हम बताते हैं कि ये कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से बने हैं। तो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या हो गया जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हो गया जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनके नाम के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये बताने के लिए कि ये बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है, दूसरा कि ये कौन से ऑर्बिटल और बॉन्ड की नेचर क्या है। सबसे पहले आप लिखते हैं हमेशा बॉन्ड की नेचर, या जी सिग्मा, क्योंकि एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम का पहले हिस्से में आप ये बताएंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और दूसरे हिस्से में बताएंगे कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं। तो नाम के 3 हिस्से, बॉन्ड की नेचर, कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं, और तीसरा उन्होंने ऑर्बिटल बॉन्डिंग बनाई है एंटी बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, ये कहलाएगा कि सिग्मा स्टार 1s ABMO, या आप ऊपर लिखते हैं, लिखना सिस्टम में सिग्मा 1s ABMO। देखिए इसके भी नाम के 3 हिस्से, पहले बॉन्ड बताते हैं, फिर ऑर्बिटल कौन से ओवरलैप हुए हैं, फिर बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की। याद रखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो उसी तरह ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक होती है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक होती है। अब वो प्रिंसिपल कहता है कि लो एनर्जी ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होगा। हुन्स रूल जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के मुताबिक बताती है कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी स्पिन लास्ट में, हुन्स रूल बताता है कि
वुंड रूल आपको बताता है कि अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हों यानी डीजनरेट ऑर्बिटल्स हों तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले अलग अलग रहना पसंद करेंगे, पेयरिंग करने से पहले अलग अलग। पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उनकी स्पिन अपोजिट होगी। अब टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक और एक दो, इनको हमने फिल करना है और अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल से लो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और स्पिन अपोजिट होगी। ये पॉलिस एक्सक्लूजन में पॉलिस ने इसको डिस्कस किया, स्टडी किया, या आप पढ़ भी चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा अपोजिट होती है। तो ये दो चीजें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओटी डायग्राम, और उसके बाद आ गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में कितने हैं जी, ये फार्मूला याद रखेंगे, बार बार हम लिख नहीं सकते क्योंकि टाइम ज़ाया होता है, तो आप इसको फार्मूले को याद रखें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं दो और एंटी बॉन्डिंग जो है वो खाली पड़ा है, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन के केस में 1 है और दो हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है। इसके बाद है कि मैग्नेटिक बिहेवियर, और ये डायमैग्नेटिक है। क्यों डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं उनमें किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है बाकी खाली है, तो ये हो गया जी डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। इसके बाद हम देखते हैं जी हीलियम। यहाँ पे फिर ब्रेक लेते इसको बता दीजिए। हीलियम की जो डायग्राम है, चलिए अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे हीलियम की। इसी में थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी। हीलियम क्या डायटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर ये होता है तो अगर ये ऐसा है तो ये दो हीलियम एटम से मिलकर बना है और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 1s में दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अच्छा जी, डायग्राम उसी तरह रहेगी। यहाँ एक हीलियम है उसके 1s में दो इलेक्ट्रॉन है तो उसको पेयर कर दें, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है तो पेयर कर दें। उसी तरह दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 50% की एनर्जी पेरेंट से कम, 50% की ज्यादा। नाम भी वही है क्योंकि वो सेम ऑर्बिटल्स हैं जो हाइड्रोजन में थे। इलेक्ट्रॉन लेकिन अब चार, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं। इनकी फिलिंग करें तो पहले नीचे वाले तो मुकम्मल फिल करें, फिर भी दो बच जाते हैं और दो ऊपर चले गए, तो चार पूरे हो गए। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक स्टेट, या दो हीलियम एटम में कोई बॉन्ड नहीं बनता, दो हीलियम एटम्स में कोई बॉन्ड नहीं बनता। मैग्नेटिक बिहेवियर तो अब होगा ही नहीं क्योंकि जब मॉलिक्यूल ही नहीं बना तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे होगा। तो हमारा ऑक्सीजन O2, O2 दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है और दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 1s2
2s2 2p4, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। डायग्राम, क्योंकि इसमें ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम जरा थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनाएंगे। इधर होंगे जी एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इधर दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। एक तो ऑक्सीजन के 1s की एनर्जी, दूसरे ऑक्सीजन के 1s की एनर्जी भी उतनी है। जब ये ओवरलैप करेंगे तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। अच्छा, डायग्राम बनाते वक्त कुछ चीजों का आपने ध्यान रखने के खूबसूरत बने। बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी कम होती है पेरेंट से, एंटीबॉडी की उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये सिमेट्रिकल होनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये सेंटर में बनने चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। ये हो गया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो गया सिग्मा 1s BMO, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनके हो गए जी 4। फिल करें, 2 पीछे आ गए विद अपोजिट स्पिन, 2 इधर आ गए। फिर आ गया जी 2s, एक ऑक्सीजन का 2s और दूसरे ऑक्सीजन का 2s। ये भी जब ओवरलैप करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 50% की एनर्जी पेरेंट से कम और 50% की एनर्जी पेरेंट से ज्यादा। अब इनके नाम कैसे देंगे आप? ये हो गया सिग्मा, क्योंकि एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये 1s की जगह 2s है और BMO। ठीक है, नाम उसी तरह रहा, सिर्फ क्या हुआ कि ये सिग्मा 1s की जगह सिग्मा 2s हो गया, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2s ABMO। कितने इलेक्ट्रॉन है इनके पास? 4। फिल करें, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे और 2 ऊपर। जब आप पेपर पे डायग्राम बनाएं तो ये सर्कल इतने बड़े होने चाहिए कि इनमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स शो करें तो वो नजर आए। ये ना हो कि माइक्रोस्कोप से ढूंढने पड़े कि जी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसे सेम बनाई भी है, या डॉट तो नहीं लगा दिया अंदर। अच्छा जी, हो गया जी 2s, और 2s के बाद आ गया जी 2p। 2p, अब 2p में कितने ऑर्बिटल्स हैं जी? 2p में है 3 ऑर्बिटल्स, px, py और pz। px, py और pz, और दूसरे ऑक्सीजन के भी px, py और pz। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 3 ऑर्बिटल है, इसलिए किसी एक में तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। और बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 उधर लगा दिए 2 इधर लगा दिए। ये किस रूल की वायलेशन कर दी है? ये हुल्स रूल की वायलेशन कर दी है कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल यानी डी जनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन पहले अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो फिर उनकी पेयरिंग हो जाती है। ये हो गया जी 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz। अच्छा, हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल बनाने के लिए पहली शर्त क्या है? ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें। बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना पड़ेगा, और ओवरलैपिंग 2 तरह की है, हेड टू हेड या साइडवेज। पीएक्स हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करती है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, इसका पीएक्स इसके पीएक्स के साथ, तो 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। 50% की एनर्जी पेरेंट से कम और 50% की एनर्जी पेरेंट से ज्यादा। ये हो गया जी सिग्मा
क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, और 2p ऑर्बिटल है ABM, और ये हो गया सिग्मा 2px BMO। ठीक है जी। इसके बाद अब इसका पी वाई इसके पी वाई से ओवरलैप करेगा, पी वाई पी जी से ओवरलैप नहीं कर सकता क्योंकि एक्सिस सेम नहीं है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग करनी हो या साइडवेज, एक्सिस सेम होना पहली शर्त है। पी वाई लॉन्ग वाई एक्सिस होता है, पी जी लॉन्ग जी एक्सिस है, एक्सिस सेम नहीं है तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। सेम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो सकती है, सेम एक्सिस होने वाली ऑर्बिटल्स की। तो पी एक्स से, पी वाई से, और पी जी से, पी वाई से और पी जी से ओवरलैपिंग करेंगे क्योंकि एक्सिस सेम होना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ क्या सूरत हाल है, यहाँ पर ये होता है कि जो पी वाई से ओवरलैपिंग करता है तो साइडवेज ओवरलैपिंग है और ज्यादा एफिशिएंट ओवरलैपिंग नहीं है। ज्यादा एफिशिएंट ओवरलैपिंग का मतलब है कि फिर एनर्जी चेंज भी उतनी नहीं आएगी जितनी पी एक्स के केस में आई थी, तो कमजोर ओवरलैपिंग है। तो एनर्जी चेंज इसका जो इनके जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, दे विल हैव डिफरेंट एनर्जी देन दीज ऑर्बिटल्स, क्योंकि ओवरलैपिंग सेम नहीं हुई। पी वाई इसी तरह इसका पीजी इसके पीजी से ओवरलैप करेगा, इसका पीजी। जी, ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये है और बना है, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई 2p वाई, और ये पाई स्टार 2p वाई, ये पाई 2p जी, और ये पाई स्टार 2p, ये है एबीएमओ और ये है बीएमओ। आप देख रहे हैं कि पी वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग से जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बने हैं उनकी एनर्जी पी जी के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के उनके बराबर है। क्यों? एक ही तरह की ओवरलैपिंग है, पी वाई और पी जी दोनों ने साइडवेज ओवरलैपिंग की है, तो एनर्जी चेंज भी सेम है। पी एक्स ने क्योंकि ज्यादा एफिशिएंट ओवरलैपिंग की है तो एनर्जी चेंज भी ज्यादा आया, बड़ा तो भी ज्यादा बड़ा, एनर्जी कम हुई तो भी ज्यादा डिक्रीज हुई। जब ये आपके पास है 8 इलेक्ट्रॉन, इन 8 इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल करें तो पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल फिल करेंगे, फिर उससे ज्यादा। अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 8 में से 6 आपने फिल कर दिए हैं, तो हुजूर लगेगा यहाँ पे, लगेगा क्योंकि सेम एनर्जी है इनकी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अब की बजाय सेपरेट रहेंगे, और इस तरह आपको मिलेंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बाकी पेयर्ड है, ये 2 अनपेयर्ड है। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये पूरी डायग्राम बनाने की बजाय सिर्फ वैलेंस शेल की डायग्राम बना दें, उससे भी सारा रिजल्ट आपको सेम मिलेगा और आपको नंबर पूरे मिलेंगे। आप इतने हिस्से तो ना भी बनाना चाहें तो कोई इशू नहीं, तो आपकी बुक में इसको नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन ये समझाने के लिए जरूरी है। तो आप इतना हिस्सा बेशक ना बनाएं, 2s और 2p का सिर्फ इतनी डायग्राम बनाते हैं। अब हम देखते हैं जी इससे हमें रिजल्ट क्या मिला है, यानी रिजल्ट में बॉन्ड ऑर्डर क्या है और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। लेकिन इसके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बॉन्डिंग में 2, ये 2 4 और ये 6, 10 हो गए। इस पूरी डायग्राम में जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, 3 ये हैं, एक ये और एक ये, इनमें टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंटी बॉन्डिंग में 2, ये 2 4 और ये 2 6, एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास जवाब आएगा 2, यानी 2 ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड। और मैग्नेटिक बिहेवियर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए पैरामैग्नेटिक। और मैं अगर इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी की तरतीब लिखूं तो वो किस तरह होगी? सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 1s की, सिग्मा 1s, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s। देखिए यहाँ मैंने एबीएमओ या बीएमओ नहीं लिखे क्योंकि स्टेरिक लगा होना और ना लगा होना ही बता रहा होता है कि ये बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से स्टेरिक का निशान लगाते हैं, ऐसे लगा लें या ऐसे लगा लें,
स्टेरिक मतलब एंटी बॉन्डिंग, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s की है, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s की है, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2px की है, उससे ज्यादा एनर्जी, अब इन दोनों की बराबर है, पाई 2p वाई और पाई 2p z की बराबर है, पाई 2p वाई बराबर पाई 2p z, और उससे ज्यादा एनर्जी इनके एंटी बॉन्डिंग की है, पाई स्टार 2p वाई बराबर है पाई स्टार 2p z के, और सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2px की है, जो बना तो है लेकिन जाहिर है खाली है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं बचा कोई। याद रखेंगे जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये ना ज़हन में रखेंगे खाली ऑर्बिटल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, एनर्जी उनकी फिक्स है जो ओवरलैपिंग के नतीजे में बनी है, वो वही रहेगी चाहे इलेक्ट्रॉन हो या ना हो। ये थी जी आपकी ऑक्सीजन की एमओसी की डायग्राम। इसी में अगर हम थोड़ी सी चेंज कर लें तो ये ऑक्सीजन की बजाय फ्लोरीन की डायग्राम हम बना सकते हैं, मामूली सा चेंज। फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन में है 2 फ्लोरीन एटम, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसकी वजह से इसमें p में 4 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नहीं, बाकी सारी डायग्राम वही रहेगी, p में यहाँ आपने 4 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर, और 10 इलेक्ट्रॉन जब आप इनमें फिल करेंगे, ठीक है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो जाते हैं, ये नहीं रहे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स में फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाना है, बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में। तो ये 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 पूरे करने हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो इधर चले जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब तक लो एनर्जी ऑर्बिटल फिल नहीं होंगे ऊपर नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये जी फ्लोरीन की एमओटी डायग्राम बन गई, जिससे स्लाइड रिजल्ट में भी चेंज आया कि यहाँ एंटी बॉन्डिंग में 6 की बजाय टोटल 2 बचा और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग में उतने ही है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो आए थे वो एंटी बॉन्डिंग में एडजस्ट हुए हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 1, इसका मतलब है 2 फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, और क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन भी कोई पेयर नहीं रहा, 1 पेयर नहीं रहा, सारे तो पेयर हो गए, तो मैग्नेटिक बिहेवियर आप क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर आप लिखेंगे डाया मैग्नेटिक, वेर एनर्जी की सीक्वेंस वही रहेगा। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह इलेक्ट्रॉन लिखना चाहते हैं तो फ्लोरीन के लिए आप लिखें 2, इसमें भी 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 2, और ये जो है आपका खाली, एनर्जी की तरतीब वही, तो एक थोड़ी सी आपने जब वो चेंज की और फ्लोरीन की एमओटी डायग्राम आपको हासिल हो गई। अब हमने बनानी है बोरॉन की, ठीक है। अब हम देखेंगे इन 3 की डायग्राम B2, N2 और C2, इनकी डायग्राम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की डायग्राम से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जिसको हम बोरॉन की डायग्राम बना के समझते हैं, ठीक है। हमने शुरू में बात की कि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं पहले फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हमने डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैलकुलेट की। ऑक्सीजन के केस में 2s और 2p में जो एनर्जी डिफरेंस था वो था, ऑक्सीजन के केस में वो है, ऑक्सीजन के 2s और 2p में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 1595 किलो जूल पर मोल है। यही फ्लोरीन के 2s और 2p में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, वो है 2075 किलो जूल्स पर मोल, जबकि ये डिफरेंस बोरॉन के 2s और 2p में निहायत कम है, 554 किलो जूल्स पर मोल। कार्बन के 2s और 2p में एनर्जी डिफरेंस 846 किलो जूल्स पर मोल। नाइट्रोजन के 2s और 2p में जो एनर्जी डिफरेंस है वो और भी कम है, वो थोड़ा सा ज्यादा है, वो है 1195 किलो जूल्स पर मोल। ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट
एटम्स के 2s और 2p में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये मैटर करता है बॉन्डिंग के वक्त। जो बॉन्डिंग होती है 2s और 2p में, देखिए एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, वो आपको सिंपल बताता है डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिटल्स। जैसे आपने हाइड्रोजन के डिफरेंट ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट किया, फिर एनर्जी कैलकुलेट किया, आपने देखा दो ऑर्बिट अगर करीब है तो उनमें एनर्जी का फर्क भी कम है, अगर दो ऑर्बिट दूर है तो उनमें एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा है। तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होना का मतलब ये है कि 2s और 2p एक दूसरे से दूर है। बड़ी अहम बात है, ये ध्यान से सुने और ध्यान में रखें कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के 2s और 2p में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो 2s और 2p से बनने वाले बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2s और 2p के एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे पे रिपल्शन या अट्रैक्शन नहीं लगाते। जबकि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के जो 2s और 2p है वो बहुत करीब है। इस वजह से जब इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं 2s और 2p के, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर की वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस की वजह से उनके ऑर्बिटल्स की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की पोजीशन वो चेंज हो जाती है, जिससे फिर क्या होता है जब आप मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेट करते हैं तो वो डिफरेंट आता है। सबसे पहले हम देखें बोरॉन के, क्योंकि B2 में दोनों बोरॉन है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो किसी एक की हम लिख लेते हैं। एक और अहम बात जो आपने जहन में रखनी है, जब आप हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आपने पढ़ा। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या जी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आगे चला जाता है अगर आगे ऑर्बिटल में कोई खाली जगह मौजूद है। सेम शेल के ऑर्बिटल्स हैं, पेयर हैं और बीच में कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हैं, तो पेयर में से इलेक्ट्रॉन जम करके आगे चला जाता है। जबकि एमओटी में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। एमओटी इस बात को पे बिलीव नहीं करती कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे बॉन्डिंग से पहले, जो जहां है वो उधर ही है। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इधर है जी एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक बोरॉन के, इधर दूसरे बोरॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1s, बोरॉन का 1s, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बोरॉन का भी 1s, 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये ओवरलैप हुए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, 50% की एनर्जी पेरेंट से ज्यादा, 50% की एनर्जी पेरेंट से कम। रूल वही रहेगा ओवरलैपिंग के लिए कि वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आइदर इन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई और ऑन द साइड्स ऑफ द टू न्यूक्लियाई। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 फिल करें, 2 यहाँ पे आ गया अपोजिट स्पिन, 2 यहाँ पे। इसका नाम हो गया सिग्मा 1s GMO, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s ABNO। ठीक है जी। इसके बाद आगे जी 2s, एक बोरॉन का 2s, दूसरे बोरॉन का 2s, ये भी, इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये भी ओवरलैप करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 50% की एनर्जी पेरेंट से ज्यादा और 50% की एनर्जी पेरेंट से कम। ये हो गया जी सिग्मा 2s BMO, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s ABMO। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, 8 हो गए, 2 2 4 हो गए, फिल करें। सॉरी, इसके बाद आ गया P। ऑक्सीजन का P जो है वो उसके 2s से बहुत दूर था। एनर्जी डिफरेंस कितना था, 1595 ऑक्सीजन के केस में। बोरॉन के केस में 2s और 2p में एनर्जी डिफरेंस कितना है, जस्ट 554 किलो जूल्स पर मोल का डिफरेंस है।
यानी बोरॉन के 2s और 2p ऑलरेडी बहुत करीब है। इससे क्या होगा, टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जी, टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जी, एक इलेक्ट्रॉन है एक, क्योंकि ये करीब है। ये क्या है, ये करीब है, तो जब इनके बॉन्डिंग बनेंगे तो बॉन्डिंग की एनर्जी तो पेरेंट से और भी कम हो जानी है। अगर मैं इस कैमरे से दूर हूं तो मैं हाथ ऐसे सीधा करूं तो कैमरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कैमरे से बहुत दूर होऊंगा। लेकिन अगर मैं कैमरे के करीब हो जाऊं और फिर मैं हाथ खोलूं तो फिर मेरा हाथ तो कैमरे को लग सकता, कैमरा गिर सकता। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है। तो जब इनका बॉन्डिंग बनेगा, बॉन्डिंग की एनर्जी डिक्रीज हुई और किसकी बॉन्डिंग की एनर्जी इंक्रीज हुई, तो वो क्या हुआ, करीब आ गए, वो इधर इधर आके पहुंच गया इसका सिग्मा 2px। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ से अहम बात है तवज्जो से देखनी है। अब ये क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। क्या हो गई, मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। इसके 2px की, सिग्मा 2px की सिग्मा स्टार 2s के साथ मिक्सिंग हो गई, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। पर आप जानते हैं जब मिक्सिंग होती है तो चीज प्योर नहीं रहती। हाइब्रिडाइजेशन यानी मिक्सिंग हो गई। इसका जो सिग्मा 2px है उसमें 2s करेक्टर आ गया और इसके 2s में थोड़ा सा 2px करेक्टर आ गया, यानी ये 2s प्योर नहीं रहा और इसका सिग्मा 2px वो भी प्योर नहीं रहा। मिक्सिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन होगी। फिर क्या हुआ, अब पहले तो हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग, फिर उसने इसको लात मार के परे किया तो ये तो मेरी जगह है, तुम यहाँ कहाँ आ रहे हो, जिसकी वजह रिपल किया उसको, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिग्मा 2px की एनर्जी रिपल्शन से बढ़ी और वो यहाँ पे पहुंच अपनी असल पोजीशन से। रिपल्शन की वजह से, यानी रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ गई और वो सिग्मा 2pf की एनर्जी में इजाफा होगी। अब इसका 2py इसके 2py से ओवरलैप करेगा तो वो तो निस्बतन दूर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो जाहिर है थोड़ा परे थे। आप ऑक्सीजन की डायग्राम में देखें कि पहले सिग्मा 2px आता है, फिर पाई 2py और पाई 2pz आते हैं, वो तो पहले ही थोड़ा ज्यादा फासले पर है, ऊपर है, इसलिए वो इसके साथ इंटरफेरेंस नहीं करते और उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, वो अपनी असल पोजीशन पर ही रहते हैं। और बाकी जो इनकी बात है वो तो ऑलरेडी इतना दूर है, उनको कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी दूर इतनी हाई एनर्जी है तो ये उनके साथ किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं था। चेंज आई है कि सिग्मा 2px की एनर्जी जब डिक्रीज हुई तो 2s के सिग्मा स्टार 2s के बराबर ही आ गई। तो उसके नतीजे में दो काम हुए, मिक्सिंग हुई यानी फिर दोनों की प्योरिटी नहीं रही, और फिर क्या हुआ, रिपल्शन हुई जिससे सिग्मा 2px की एनर्जी में इजाफा हुआ। इसकी एनर्जी तो ऑलरेडी आई थी, तो सिग्मा 2px की एनर्जी बढ़ के पाई 2py और पाई 2pz से ज्यादा हो गई। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक और एक दो है। अब वो दो यहां आने हैं, इधर नहीं जाने, क्योंकि सिग्मा 2px की एनर्जी तो बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रॉन का इससे गरज नहीं है कि वो जिस ऑर्बिटल में जा रहे हैं उसकी शक्ल क्या है, वो अच्छा में लगता है या नहीं, उन्होंने एनर्जी की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे यहां और ये हो जाएंगे अनपेयर। अगर ये नॉर्मल डायग्राम को फॉलो करते जो ऑक्सीजन में थी, अगर ये उस तरह करते और यहाँ इस तरह की पोजीशन होती, यहाँ देख रहे हैं आप, ये पोजीशन होती कि सिग्मा 2px नीचे होता तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो ये वाले हैं इन्होंने कहा आना था, इधर, और ये हो जाना था डायमैग्नेटिक, जबकि एक्चुअली बोरोन डायमैग्नेटिक नहीं है। ये इस चीज को बोरोन का ये पैरामैग्नेटिक है और ये कंफर्म कर रहा है कि वाकई बोरोन का सिग्मा 2px की एनर्जी बढ़ गई है अपनी ओरिजिनल से, गैप कम होने की वजह से तो एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है, और जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला कि ये हो गया जी पैरामैग्नेटिक। इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं मजीद और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं? दो, दो चार और ये दो छह। बॉन्डिंग में छह इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में दो और ये दो चार। इसका मतलब है दो बोरॉन में सिंगल बॉन्ड होता है, और अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की हम बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक। देखिए अगर हम बोरॉन के ये डायग्राम की पोजीशन उसी तरह बना देते जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन में थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही रहना था। लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर, शुरू में हम ऑक्सीजन ही की तरह हमने इसकी डायग्राम बनाई, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमें पता चला कि बोरॉन तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। फिर हमने सारी एनर्जी को स्टडी किया, पता चला कि इन दो में एनर्जी गैप कम है, जिससे ये सारा जब चेंज आ गया, बिगाड़ पैदा हुआ। अगर आप B2 की जगह N2 की डायग्राम बनाना चाहें तो N2 में क्या होता है? N2 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन करेंगे आप। 1s और 2s में कोई चेंज नहीं आएगी, वो तो उसी तरह ही रहेंगे। लेकिन ये जो आपका 2p है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन, इन तीनों की डायग्राम सेम इसी तरह बननी है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन फिर जब आप करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर ही पूरे हो जाएंगे। और एंटी बॉन्डिंग जो है ये पाई स्टार 2p वाई और पाई स्टार 2p v और सिग्मा स्टार 2p x ये खाली रहेंगे। ऑर्बिटल्स हैं, ये तो आपने घर बनाया, 6 कमरे बना दिए, रहने वाले 2 हैं। अब 2 लोग 6 कमरे में व्यक्त वक्त ऑक्युपाई नहीं कर सकते, 2 कमरे में आ जाएंगे ज्यादा, तो बाकी 4 खाली रहेंगे। तो खाली रहने का मतलब ये तो नहीं कि खत्म हो गए कमरे, तो ये ऑर्बिटल्स मौजूद है लेकिन एम्प्टी है। जब आप एनर्जी दे के एक्साइट करते हैं फिर ये जाते हैं ऊपर और वापस भी आ जाते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बॉन्डिंग में 2, 2 4 और ये 6, 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और ये 2 4, ये तीनों खाली हैं। तो 6/2 ये 3, इसका मतलब है 2 नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। और आप जानते हैं कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में यानी अगर 2 एटम आपस में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लें तो उसमें सिग्मा कितने होते हैं? 1 ही होता है। इसमें 1 सिग्मा है और 2 पाई है। ये आपके एमसीक्यू भी है आपकी एक्सरसाइज का। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक। जहां तक C2 की डायग्राम है ये आप लोग खुद बनाएं और देखने की आपको समझ आई है कि नहीं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताएं। अगर इम्प्रूवमेंट करनी है हो सकती है, ज़ाहिर है इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश होती है, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप बताएं कमेंट्स में ताकि हम उसको बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफिज़।